So let's start. So first of all, welcome to the third class of CMA Inter Audit. हमने सबसे पहले मंडे को किया था ओरिएंटेशन, कल किया था कंपनी ऑडिट का सब चैप्टर 1 स्टार्ट, एंड आज हम करेंगे कंपनी ऑडिट के सब चैप्टर 1 को कंटिन्यू। तो कल हमने सीखा था कि क्या क्वालिफिकेशंस एंड डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर में टू बिकम अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, मतलब उसको क्या क्या चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेंगी बिफोर ही बिकम्स अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर और शी बिकम्स अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। अब आज हम आगे सीखेंगे उनके अपॉइंटमेंट के बारे में, उनके राइट्स के बारे में, एंड अगर टाइम मिला तो उनके ड्यूटीज़ के बारे में भी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एज प्रॉमिस्ड हर क्लास स्टार्ट होगी पिछले क्लास के रिवीजन से, तो एक बार पिछले क्लास का मैं फटाफट समरी बता देती हूँ। आप सब एकदम ध्यान लगा के अब नेक्स्ट 2 to 5 मिनट्स मुझे सुनेंगे। मैं बहुत फटाफट क्विकली आपको रिवाइज कराऊंगी कल का क्लास। आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट, एकदम सारी नज़रें स्क्रीन पे होनी चाहिए। चलो लेट्स स्टार्ट। तो कल हमने क्या पढ़ा था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन बन सकता है। तो भैया तुम्हें स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए सबसे पहले सीए बनना पड़ेगा, उसके बाद मेंबरशिप नंबर लेना पड़ेगा, फिर सीओपी लेना होगा, एंड ये सब तुम कहाँ से लोगे, ICAI से, इंस्टीट्यूट ऑफ वेल्स एंड इंग्लैंड से नहीं, मतलब तुम्हें सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया बनना पड़ेगा। अगर तुम्हें फर्म बनाना है तो तुम्हें इंश्योर करना पड़ेगा जो मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स है वो सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, एंड अगर तुम्हें LLP बनाना है तो भी ये कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी कि मेजॉरिटी पार्टनर्स आर सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। पर सीए प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होने के बाद भी अगर आप ये कुछ डिस्क्वालिफिकेशंस इनकर करते हो तो आपको कर दिया जाएगा रिजेक्ट, यानी हम कहेंगे कि आप नहीं बन सकते स्टैट्यूटरी ऑडिटर। क्या क्या, सबसे पहले तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉय नहीं हो सकते, एम्प्लॉय के एम्प्लॉय नहीं हो सकते, फिर आपके घर वालों ने अगर 1 लाख फेस वैल्यू से ज़्यादा शेयर, 5 लाख से ज़्यादा उधारी और 1 लाख से ज़्यादा गारंटी दे रखी है उस कंपनी में, होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, को सब्सिडरी कंपनी में एंड एसोसिएट कंपनी में, तो भी आप हो जाओगे रिजेक्ट। सेक्शन 144 के एक्टिविटीज़ तो करने ही नहीं है, एंड अगर डायरेक्टर या KMP निकला रिलेटिव तो फिर आप हो जाओगे रिजेक्ट। जेल जाके आए हो तो कम से कम 10 साल का वेट करो, क्योंकि अगर 10 साल नहीं बीते हैं तो हम तुम्हें तो अपॉइंट नहीं कर सकते। बिजनेस रिलेशनशिप इज़ अ नो, बट अगर आर्म लेंथ ट्रांजैक्शन पे, आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन करोगे और प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर परमिटेड बाय ICAI करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा हम सबको पता है अपना सपना मनी मनी मनी, पर उस पर गवर्नमेंट ने लगाया रोक और कहा आप सिर्फ 20 कंपनीज की ऑडिट कर सकते हैं, तो ऑडिटर्स तो रोने लग गए। तो गवर्नमेंट ने किया कुछ एग्जेम्पशंस, यानी OPC स्मॉल डोरमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, वो सब का ऑडिट आप अनलिमिटेड कर सकते हो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये सब छोटी कंपनीज हैं, इनसे बहुत सारे लोग अफेक्ट नहीं होते। अब क्या मैं फर्म में जाऊंगा तो ये 20 कंपनी की लिमिट अचानक से बढ़ जाएगी क्या, नहीं, ये 20 कंपनी की लिमिट इंडिविजुअल बेसिस पे है। तो आप फर्म में जाओ, अकेले ऑडिट करो, कैसे भी करो, ये 20 कंपनी की लिमिट चेंज नहीं होगी। इसके अलावा जॉइंट ऑडिट करोगे तो क्या इसको हाफ हाफ कंपनी माना जाएगा क्या, नहीं, इसको फिर भी एक कंपनी माना जाएगा। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि सेक्शन 144 में क्या क्या एक्टिविटीज़ आती है। सेक्शन 144 में एक्टिविटीज़ आती है अकाउंटिंग, बुक कीपिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विसेज, इंटरनल ऑडिट सर्विसेज, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आउटसोर्सिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्चुरियल सर्विसेज एंड एनी अदर सर्विसेज। अभी बताओ, ये अभी रिवाइज हो गया क्या, कल का क्लास कुछ और था क्या कल के क्लास में, एक बार फटाफट बता दो, एक बार फटाफट बता दो कल का क्लास रिवाइज हो गया क्या। तेजस इज सेइंग यस। बाकी लोग जो शायद कल के क्लास में नहीं थे, तो ये हुआ था कल का क्लास। आई होप आपने वीडियो देख लिया होगा, यूट्यूब पे लाइव था। इशिता इज सेइंग यस। चलो, तो कल का क्लास रिवाइज हो गया, तो अब आगे बढ़े क्या आज की क्लास में। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया करके टिक टिक टिक। अब अपॉइंटमेंट की तरफ बढ़ेंगे एकदम क्विक क्विक क्विक। तो
कल तो हमने पता चला था कि दिनेश हो गया था डिसक्वालीफाइड, क्यों? क्योंकि वो जेल जाके आ चुका था। पर व्हाट इफ दिनेश क्वालिफाइड, दिनेश एलिजिबल हो जाता स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने के लिए, दिनेश जो भी कहा गया है कंपनीज एक्ट द्वारा क्वालिफिकेशंस में वो सारे पूरे कर देता एंड कहीं भी कोई भी डिसक्वालिफिकेशंस नहीं इनकर करता, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता? ऑब्वियसली दिनेश का अपॉइंटमेंट। यानी जैसे हमने बोला था ऑडिटर की कुंडली में, तो अब ऑडिटर को ये पता चल गया है कि उसको क्या क्या पाप अवॉइड करने हैं एंड क्या क्या पुण्य करने हैं धरती में आने से पहले, कंपनी में आने से पहले। तो अब उसे सब ये सब पता चल गया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कंपनी में बर्थ, एंड कंपनी में बर्थ माने कंपनी में अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो अभी जैसी अपॉइंटमेंट का पूछे कोई भी आपको, अगर कोई भी बोले अपॉइंटमेंट करना है स्टैट्यूटरी ऑडिटर का, तो उससे 2 सवाल पूछ लेना। क्या 2 सवाल? सबसे पहला तो ये कि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, एंड दूसरा ये कि ऑडिटर फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अरे मैम रुकिए, ये सब आपने क्या शब्दों का प्रयोग किया, ये सब तो हमें पता ही नहीं है। तो आओ समझते हैं। अभी गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% से ज़्यादा स्टेक सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने मिला के रख रखा है। मतलब 51% ऑफ दैट company share capital is held by either central government or state government or partly by central or state government। पहले ये बताओ कि कल की क्लास में मैंने 51% का क्या सिग्निफिकेंस बताया था? क्या 51% कोई शुभ नंबर होता है क्या, या 51% का कोई सिग्निफिकेंस होता है? जहाँ पे भी 51% आता है उसका मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ। जहाँ पे भी 51% का प्रयोग होता है उसका इंडिकेशन क्या है? बताइए, आई एम अवेटिंग द आंसर। 51% का जहाँ पे भी प्रयोग होता है इस परसेंटेज का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कल मैंने क्लास में आपको बताया था। 51% फॉर कंट्रोल पर्पस। तेजस एब्सोल्युटली करेक्ट। कल मैंने बताया था 50-50 में तो इक्वल बंटवारा होता है। जहाँ 51 का नंबर आ जाए समझ लेना कि वहाँ पे हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो मतलब गवर्नमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिला के कंट्रोल करती है, 51% शेयर होल्डिंग करती है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी हर कंपनी जो गवर्नमेंट कंपनी को छोड़ के बनती है, यानी ऐसी कंपनी जिसमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक नहीं हो पर दूसरों का मेजर स्टेक हो, यानी प्रमोटर्स का मेजर स्टेक हो या फिर मैनेजमेंट का मेजर स्टेक हो या कोई शेयर होल्डर्स का मेजर स्टेक हो, पर गवर्नमेंट मेजॉरिटी में नहीं है। पहले एक बार बता दो, गवर्नमेंट कंपनी का आपको कोई एग्जाम्पल पता है क्या? आपने कभी कोई गवर्नमेंट कंपनी का नाम सुना है क्या? अगर पता है तो एक बार बताओ, कोई भी एक नाम बताओ गवर्नमेंट कंपनी का। कोई भी एक नाम बताओ गवर्नमेंट कंपनी का अगर आपको पता हो तो। गवर्नमेंट कंपनी अगर आपने पहले कभी सुनी हो तो उसका आपको कोई भी एक एग्जाम्पल पता हो या नाम पता हो तो एक बार बताइए चैट बॉक्स में। भेल, सेल, IOCL, वेरी एप्ट तेजस, सही आंसर दिया है आपने। बाकी लोगों को नहीं पता क्या? बाकी लोगों ने कभी कोई गवर्नमेंट कंपनी के बारे में नहीं सुना है क्या? क्या सिर्फ तेजस भाई को पता है कि भेल, सेल और IOCL गवर्नमेंट कंपनीज में आती है? बाकी सबको नहीं पता है क्या कोई और गवर्नमेंट कंपनी? आई गेस कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो बाकियों को नहीं पता है। तो समझ लीजिए ये कुछ ऐसी कंपनीज होती है जिसमें गवर्नमेंट का मेजर स्टेक होता है। एंड भेल, सेल, IOCL एकदम करेक्ट आंसर है। इसके अलावा गेल, रेलवेज, ये सब भी गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटीज़ है। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट एंटिटी का तो क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने पूछा था कि फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब जी फर्स्ट ऑडिटर होता क्या है? मैम मैं समझ गया,
वही ऑडिटर जो AIR 1 लाता है CA फाइनल में, उसको कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। या फिर वो ऑडिटर जो क्लास 1 से लेके क्लास 12 फर्स्ट आया है अपनी सारी क्लासेस में, उसको कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। ऐसा है क्या? जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है पहली बार अपने लाइफ में ऑडिट कराती है, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है पहली बार अपने लाइफ में ऑडिट कराती है, तो अगर आप उस ऑडिट का हिस्सा होते हैं, आप उस ऑडिट को एग्जीक्यूट करते हैं, तो आपको कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। यानी कंपनी के लाइफ में होने वाला फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन जो पहला ऑडिट है, अगर आप वो करते हो तो आपको कहते हैं फर्स्ट ऑडिटर। इसके अलावा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 100, 100, 158, 200, 500, 1000, 1500, कोई भी ऑडिटर हो, सबको कहते हैं सब्सिक्वेंट ऑडिटर। तो फर्स्ट ऑडिटर एक ऐसा ऑडिटर होता है जो इनकॉर्पोरेशन के बाद पहली ऑडिट का हिस्सेदार होता है, बाकी सब जन सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं। अभी फर्स्ट ऑडिटर का एग्जाम्पल क्या है? तो शार्क टैंक आप सबने देखा है। तो शार्क टैंक चल रहा था एंड उसमें आदिल कादरी जी को फंडिंग मिल गई थी। अभी ट्विस्ट इन द टेल ये था कि आदिल कादरी जी की कंपनी नई नई इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो विनीता सिंह जी ने, जिन्हें उन्होंने फंडिंग दी थी, तो विनीता सिंह जी कहते हैं कि देखिए आदिल कादरी जी और बिजनेस इज़ वेरी नाइस, पर मैं कैसे विश्वास करूँ कि जो भी आप रेवेन्यू का फिगर्स दिखा रहे हैं, प्रॉफिट का फिगर्स दिखा रहे हैं, कैपिटल का फिगर्स दिखा रहे हैं, वो सब सही है, एक काम करिए इसका ऑडिट करवा लीजिए। तो आदिल कादरी जी क्या बोलते हैं, आज तक तो मैंने ऑडिट करवाई ही नहीं है, मेरी तो कंपनी अभी अभी बनी है। तो विनीता सिंह जी कहते हैं पहले ऑडिट कराइए एंड उसके बाद हम बात करेंगे। तो जो आदिल कादरी जी ये पहली बार ऑडिट कराएंगे, तो जो ऑडिटर इस ऑडिट का हिस्सा बनेगा, जो ऑडिटर पहली बार आदिल कादरी जी की कंपनी को ऑडिट करेगा, उसको कहेंगे फर्स्ट ऑडिटर। पहले ये बता दो कि फर्स्ट ऑडिटर एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है क्या? एक बार ये बता दो, फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर और गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है क्या? फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर एंड गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्लियर है क्या? तेजस इज सेइंग यस क्लियर। आई गेस बाकी सब बस सो के ये वीडियो देखते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्ड तो वो करते नहीं है। मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको कुछ डाउट है या नहीं? लाइव एट होम मैंने फर्स्ट डे भी कहा था, लाइव एट होम है, थोड़ा एक्टिव रहिए, थोड़ा रिस्पॉन्ड करिए। इशिता इज़ ऑल्सो सेइंग यस। बाकी लोगों से भी मैं, इशिता और तेजस से ऐसा ही रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट करती हूँ। प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके अपना पार्ट करिए, रिस्पॉन्ड करिए, क्लास को एक्टिव बनाइए एंड इंटरेक्टिव बनाइए, आपके और मेरे लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा। चलो अभी 2 क्वेश्चंस तो आपने पूछ लिए कि फर्स्ट ऑडिटर है या सब्सिक्वेंट ऑडिटर, और गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट कंपनी। पहले बढ़ते हैं नॉन गवर्नमेंट कंपनी की ओर। नॉन गवर्नमेंट कंपनी यानी कि ऐसी कंपनी जिसमें मेजर स्टेक गवर्नमेंट का नहीं है, बल्कि BOD या मैनेजमेंट या शेयर होल्डर्स का है। तो अगर आपको नॉन गवर्नमेंट कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना है तो कैसे होगा? तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में सबसे पहला चांस मिलेगा हाईएस्ट रूलिंग अथॉरिटी यानी BOD को। कितने दिन का चांस मिलेगा? 30 दिन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेट। 30 दिन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन डेट में क्या चांस मिलेगा? ऑडिटर को ढूंढने का एंड उसे अपॉइंट करने का। तो हम सबसे पहला चांस देंगे BOD, जाइए आप ऑडिटर लेके आइए, ढूंढ के लाइए 30 दिन में। फ्रॉम कब से? रजिस्ट्रेशन डेट से। पर अगर BOD जी फेल हो जाते हैं तो नेक्स्ट चांस किसको मिलता है? ऑब्वियसली हमारे मसीहा शेयर होल्डर्स को। कितने दिन का चांस मिलता है शेयर होल्डर्स को? 90 दिन का। कितने दिन का चांस मिलता है शेयर होल्डर्स को? 90 दिन का। अभी ये मत बोलना मैम शेयर होल्डर्स 90 दिन में नहीं ढूंढ पाए, तो 90 दिन में ढूंढ लेंगे, उसका चिंता तुम लोग मत करो, 90 दिन में आ जाएगा ऑडिटर। तो अगर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो सबसे पहला हक किसको मिलेगा? BOD को। कितने दिन का? 30 दिन का। BOD नहीं ढूंढ पाई तो नेक्स्ट चांस किसको मिलेगा? मेंबर्स को मिलेगा। कितने दिन का? 90 दिन का।
ठीक है। मेंबर्स किस में अपॉइंट करेंगे? EGM यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में। अब ये फर्स्ट ऑडिटर कितने दिन तक रहेगा या कितने दिन तक टिकेगा? तो फर्स्ट ऑडिटर के लिए कंपनीज एक्ट कहती है, क्योंकि ये कंपनी जो ऑडिट करवा रही है उसका भी पहला एक्सपीरियंस है विद द ऑडिटर एंड ऑडिटर का भी पहला एक्सपीरियंस है विद द कंपनी, तो कंपनीज एक्ट इन दोनों को 1 साल देती है कि एक दूसरे को समझो, पहचानो, समझ आए तो रीअपॉइंट कर लो, नहीं तो इसे भगा दो। क्योंकि आजकल आप जानते ही है कि लोगों को ज़्यादा साल दिया जाए एक दूसरे के साथ तो फिर डिवोर्स होने के चांसेस रहते हैं। तो कंपनीज एक्ट ये पहले से ही जानती थी। कंपनीज एक्ट कहती है 1 साल दो अपने रिलेशनशिप को, तुम्हें समझ आए तो रीअपॉइंट कर लो, वरना रहने देना। तो कितने साल तक फर्स्ट ऑडिटर रहता है? 1 साल तक, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM तक। उसके बाद अगर कंपनी चाहे तो उसे रीअपॉइंट कर सकती है, वरना टाटा बाय बाय कह सकती है। अभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात करें तो वो कौन अपॉइंट करता है? तो उसके लिए सबसे पहले BOD एक स्वयंवर रचते हैं। स्वयंवर यानी मोस्ट एलिजिबल ऑडिटर्स ऑफ द कंट्री को बुलाते हैं, उन्हें देखते हैं, टेस्ट करते हैं एंड उनको जो पसंद आता है उसे बोलते हैं वेट, उसको बोलते हैं वेट। अभी वेट क्यों बोला, उसको तुरंत क्यों नहीं सिलेक्ट कर लिया? क्योंकि उससे लेना है 4 चीज़ों का डिक्लेरेशन। किन 4 चीज़ों का? सबसे पहला कि अपॉइंटमेंट एज पर एक्ट है, मतलब कोई लॉ या रेगुलेशन उन्होंने नहीं तोड़ा है। फिर अपॉइंटमेंट विद इन सीलिंग लिमिट है, यानी कंपनी जिसमें वो अपॉइंट हो रहा है वो उसकी 21st कंपनी नहीं है, 21वीं कंपनी नहीं है एंड ये कंपनी उसके 20 कंपनी के सीलिंग लिमिट के अंडर आती है। उसने कोई गलत काम नहीं कर रखा है, मतलब वो डिसक्वालिफाइड नहीं है। एंड लास्टली अगर उसके साथ कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है, ध्यान रखिए यहाँ पे उन लीगल प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है जिसमें जेल जाना नहीं है, क्योंकि अगर जेल जाना होता तो वो तो पहले डिसक्वालिफाइड हो जाता। उसके अलावा अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही है तो वो उसने BOD को बता दिया है एंड जो भी बताया है सच बताया एंड सच के अलावा कुछ नहीं बताया। फिर BOD इन 4 चीज़ों को चेक करेगी एंड इन 4 चीज़ों को चेक करके जब वो इम्प्रेस हो जाएगी तो वह यही ऑडिटर शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करेगी। किस में प्रेजेंट करेगी? AGM में प्रेजेंट करेगी एंड उसके बाद शेयर होल्डर्स को भी वो समझ में आए, वो ऑडिटर समझ में आए तो वो उसे अपॉइंट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले BOD एक स्वयंवर रचेगी, मोस्ट एलिजिबल ऑडिटर्स को बुलाएगी, उसके बाद उसका टेस्ट लेगी, 4 चीज़ों से उस पर डिक्लेरेशन लेगी, उसके बाद BOD अगर उससे तब इम्प्रेस होती है तो शेयर होल्डर्स के सामने प्रेजेंट करेगी, शेयर होल्डर्स को भी वो जमेगा, तब AGM में वो अपॉइंट हो जाएगा। AGM में अपॉइंट होते ही कंपनी को साथ साथ कुछ करना होगा। क्या? विद इन 15 डेज ADT1 फाइल करना होगा। किसके साथ फाइल करना होगा? ROC के साथ, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ। अभी अपने बुक में अगर आपके पास हाइलाइटर है तो इस बॉक्स को हाईलाइट कर दो, हाइलाइटर नहीं है, कोई PDF से पढ़ रहे हो तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्योंकि इस जो बॉक्स है इससे बहुत MCQs बनते हैं। ADT1 कब फाइल करते हैं, ADT1 कौन फाइल करता है, ADT1 किसके साथ फाइल करते हैं, ADT1 क्यों फाइल करते हैं, तो सारे टाइप के MCQs बनते हैं। तो जैसे ही ऑडिटर अपॉइंट होगा कंपनी फाइल करेगी ADT1 ROC के साथ। कितने दिन में? 15 दिन में। क्यों फाइल करना है ROC के साथ? क्योंकि ROC को सूचना मिलनी चाहिए, ROC को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए कि ऑडिटर अपॉइंट हो गया है हमारी कंपनी का। जैसे बैंक आपसे KYC या कुछ अन्य फॉर्म भरवाती है, क्यों भरवाती है? क्योंकि वो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहती है। तो सिमिलरली ROC के साथ ये फॉर्म भर के आप ROC को बता देते हो कि हमें हमारा ऑडिटर मिल गया है। अभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर कितने दिन तक रहेगा? 5 साल तक। हमारा रिश्ता 5 साल तक बंध जाएगा उस ऑडिटर के साथ एंड हमें उस ऑडिटर को हमारी कंपनी को 5 साल तक झेलना पड़ेगा। यानी उस ऑडिटर का टेन्योर है कंक्लूजन ऑफ 6th AGM। फर्स्ट AGM से लेके 6th AGM तक उसका टेन्योर है, यानी उसका टेन्योर है 5 साल।
एंड ऊपर तो मैंने कह दिया था, अब ये मत पूछना 90 दिन में ऑडिटर नहीं मिला तो क्या होगा, ऑडिटर तो मिल ही जाएगा। पर अगर सब्सिक्वेंट ऑडिटर कल को नहीं मिलता है, जो आपने बीओडी ने स्वयंवर रचा उसमें उसे मोस्ट एलिजिबल ऑडिटर नहीं मिलता है, तो जो पहले ऑडिटर था हमारा, जो पिछला ऑडिटर था हमारा, वही कंटिन्यू करेगा। मतलब अनलेस एंड अनटिल अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इज अपॉइंटेड एट द एजीएम, द प्रीवियस ऑडिटर इज अज्यूम टू बी इन ऑफिस। अभी बताओ इतना समझ आया क्या? फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी समझ आया क्या? यहाँ तक जो भी मैंने बोला समझ आया? अभी फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी का समझ आया? बताइए। सिर्फ तेजस एक्टिव है क्या हमारे क्लास में? बाकी लोगों को समझ नहीं आया क्या? चलो, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आई होप समझ आया हो। नहीं समझ आया तो प्लीज़ अपने डाउट्स यहाँ पे आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट क्योंकि आपका कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे ये एज्यूम करना होगा आपको समझ आया। अभी देखो, नॉन गवर्नमेंट कंपनी तो हो गया। अभी गवर्नमेंट कंपनी में रूलिंग अथॉरिटी कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, या सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट मिला के। तो क्या मोदी जी आएंगे क्या ऑडिटर चुनने, या हमारे जो स्टेट में जिसमें कंपनी है उसमें चीफ मिनिस्टर जी आएंगे क्या ऑडिटर चुनने? एक बार बताओ, आपको क्या लगता है, मोदी जी आएंगे या चीफ मिनिस्टर आएंगे, या मोदी जी के पास इतना टाइम है कि वो हर कंपनी का ऑडिटर चुने? क्या ऐसा होता है क्या कि मोदी जी आके हर कंपनी का ऑडिटर चुन के जाते हैं? बताए यार आज मेरी मीटिंग है, आज मेरे को ऑडिटर चुनने जाना है। ऐसा लगता है क्या आपको? एक बार बताइए, ऐसा होता है क्या कि मोदी जी ऑडिटर चुनने जाते हैं? तेजस कह रहे नहीं आएगा। हाँ, ऑब्वियसली नहीं आएंगे, वो इतना टाइम नहीं है उनके पास। तो फिर कैसे अपॉइंट होगा गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर? तो गवर्नमेंट ने अपना एक विंग बना रखा है, विंग C&AG का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एकदम ध्यान से सुनना, नाम याद कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी आते ही आपके मन में ये नाम स्ट्राइक करना चाहिए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अभी ये ऐसा विंग होता है गवर्नमेंट का जो सारा गवर्नमेंट ऑडिट, इस गवर्नमेंट कंपनी का ऑडिट और गवर्नमेंट कंपनी रिलेटेड फाइनेंशियल से डील करता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का चीफ तो इसको करने नहीं आता, तो गवर्नमेंट ने एक विंग बना रखा है, गवर्नमेंट ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रखा है C&AG को। अभी C&AG का जो हेड है वो प्रेसिडेंट खुद अपॉइंट करते हैं, तो आप समझ सकते हो C&AG का कितना क्लोज रिलेशनशिप है विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो मन में अभी ये गार्ड बांध लो कि गवर्नमेंट कंपनी आते ही डिस्क्रिप्टिव में भी सबसे पहले तुमको C&AG लिखना है। MCQ है और ऊपर गवर्नमेंट ऑडिट दिख गया है तो इधर उधर देखे बिना अगर ऑप्शन में C&AG है तो उसको टिक कर लोगे। एकदम प्रॉमिस कर दो पूरा कि मैम गवर्नमेंट कंपनी आएगा तो हम C&AG को ज़रूर याद करेंगे बिफोर एनीथिंग एल्स। कुछ भी हो जाए पर C&AG हमें याद रहेगा, पहले बता दो। बता दीजिए प्लीज़, प्रॉमिस कर दीजिए ये आप सब की C&AG आपको याद रहेगा। कुछ भी हो जाए, MCQ डिस्क्रिप्टिव कुछ भी आ जाए, मैम C&AG को हम नहीं भूलेंगे। तेजस इज सेइंग प्रॉमिस। थैंक्स तेजस। अगर आप ये मुझे प्रॉमिस करते हो एंड सच में याद करते हो तो आई कैन गारंटी MCQs और डिस्क्रिप्टिव में अगर गवर्नमेंट कंपनी आता है तो आप झट झट ऐसे स्कोर कर लोगे। तो अभी गवर्नमेंट कंपनी में अगर फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है, तो मैंने क्या बोला, इधर उधर ऊपर नीचे देखे बिना सबसे पहला चांस किसको देना है? हमेशा C&AG
एजी को, सी एंड एजी को कितने दिन का चांस मिलेगा? 60 दिन का चांस मिलेगा। पर अगर हमारे सी एंड एजी जी फेल हो जाते, अगर हमारे सी एंड एजी जी अपना ऑडिटर नहीं ढूंढ पाते, तो हम दूसरा चांस देंगे नेक्स्ट हायर अथॉरिटी यानी बीओडी को। कितने दिन का चांस देंगे? 30 दिन का चांस देंगे। अभी वो भी फेल हो जाते हैं, अगर वो भी ऑडिटर नहीं ढूंढ पाते, तो लास्ट में हमारे मसीहा, हमारे बेस्ट पर्सन, हमारे मेंबर्स ढूंढेंगे। कितने दिन में? 60 दिन में। मेंबर्स हमेशा ईजीएम में फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं। फर्स्ट ऑडिटर कितने दिन तक टिकता है कंपनी में? ऊपर बता के आई हूँ, कंपनीज एक्ट को पता है, ज़्यादा दिन एक दूसरे के साथ कंपनी और ऑडिटर को छोड़ने में झगड़ा हो सकता है, इसीलिए कंपनीज एक्ट कंपनी और ऑडिटर दोनों को 1 साल देती है कि एक दूसरे को समझो और उसके बाद सही लगे तो आगे बढ़ो, वरना रहने देना। तो टेन्योर क्या होता है? 1 ईयर। कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। अभी सब्सिक्वेंट ऑडिटर में तो भैया गजब हो गया, क्योंकि बीओडी मेंबर किसी को चांस नहीं मिला, सिर्फ सी एंड एजी को चांस मिलता है। कितने दिन का? 180 दिन का। कब से? कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर से। मैम इसका थोड़ा मतलब बताइए, कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या? तो देखो, सपोज FY 23-24 है, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट हो रहा है एंड 31 मार्च 24 में एंड हो रहा है, ठीक है। तो अभी इस FY 23-24 का ऑडिट कब से स्टार्ट होगा? ऑब्वियसली 31 मार्च 24 के बाद। क्यों? क्योंकि तब तक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने में टाइम लगेगा, ईयर ख़त्म होगा तभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेगा। तो 31 मार्च तक तो पहले सारे ट्रांजैक्शन होंगे, उसका 10 दिन आप ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सजाने में चला गया। तो 10 अप्रैल 24 तक तो फिनेंशियल स्टेटमेंट सजे हैं, उसके बाद ही तो ऑडिट होगा। साथ साथ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं और ऑडिट हो रहा है, ये तो पॉसिबल है नहीं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पूरा कंप्लीट होगा तभी ऑडिट होगा। तो ठीक है, 10 अप्रैल 24 तक फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, उसके बाद ये ऑडिट के लिए जाएंगे। तो क्या कमेंसमेंट ऑफ फिनेंशियल ईयर यहाँ पे ये डेट मीन कर रहा है क्या? नहीं, वो ये डेट बोल रहा है, यानी जिस ईयर का आपको ऑडिट कराना है, जिस फिनेंशियल ईयर का आपको ऑडिट कराना है, उसके कमेंसमेंट से 180 दिन में ऑडिटर ढूंढ देना है। जिस ईयर का आपको ऑडिट करवाना है उसके फर्स्ट डे के कमेंसमेंट से आपको ढूंढ देना है, फर्स्ट दिन के से 180 डेज में ढूंढ लेना है अपना ऑडिटर। एक बार ये बताओ कि ये क्लियर है क्या? ये क्लियर है क्या? ये चीज़ बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि 180 दिन कौन सा फिनेंशियल ईयर से, तो जिस फिनेंशियल ईयर का ऑडिट हो रहा है उसके स्टार्टिंग डे से 180 डेज में आपको ढूंढना है। तेजस से सेइंग चलो यस। अभी इसमें थोड़ा और एक ट्विस्ट है। हमारा जो नॉन गवर्नमेंट कंपनी होता है वो तो कहता है कि ठीक है फर्स्ट ऑडिटर 1 साल का, नेक्स्ट ऑडिटर हम 5 साल का रख लेंगे, पर गवर्नमेंट कहती है मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, तो मैं 1 साल से ज़्यादा कोई ऑडिटर नहीं रखूँगा, फर्स्ट या सब्सिक्वेंट। तो गवर्नमेंट कंपनी में सब्सिक्वेंट ऑडिटर का भी टेन्योर 1 साल ही होता है, कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट AGM ही होता है। अभी ये बता दूँ कि जितने दिन बोले, जितना टेन्योर बोला, फर्स्ट ऑडिटर, सब्सिक्वेंट ऑडिटर, गवर्नमेंट कंपनी, नॉन गवर्नमेंट कंपनी, कौन अपॉइंट करेगा, कहाँ अपॉइंट करेगा, सब इम्पॉर्टेंट है, सब आता है MCQs में। तो ये बात एकदम याद रखना कि ये जो पोर्शन है अपॉइंटमेंट का इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs। डिस्क्रिप्टिव में आए ना आए, MCQs में 1-2 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है कि कौन कब कैसे कहाँ अपॉइंट करेगा एंड किसको अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ एकदम याद रखना है। एंड मुझे पता है कि शायद आप भूल सकते हैं एंड आपको टाइम ना मिले अपने एग्ज़ाम के पहले, एंड इसीलिए मैंने आपके लिए चार्ट बना दिया है, यानी पूरा अपॉइंटमेंट समराइज़ कर दिया है कि एग्ज़ाम के दिन के पहले आपको अगर थोड़ा भी टाइम ना मिले तो भी आप ये चार्ट रेफ़र करके जा पाओ, जिससे एटलीस्ट आप MCQs में पूरा स्कोर कर पाओ। तो
फर्स्ट ऑडिटर अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में है तो कौन अपॉइंट करता था एंड कब अपॉइंट करता था, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। तो फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन, कहाँ, कैसे अपॉइंट करता था, एक बार बताइए। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन, कहाँ, कैसे अपॉइंट करता था। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। अरे अभी तो पढ़ा के आई यार। फर्स्ट ऑडिटर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कौन, कहाँ, कैसे अपॉइंट करता था। बीओडी को सबसे पहला चांस मिलता था, कितने दिन का चांस मिलता था, 30 दिन का। बीओडी फेल हो जाता था तो किसको चांस मिलता था, मेंबर्स को चांस मिलता था, कितने दिन का, 90 दिन का। कहाँ अपॉइंट करेंगे मेंबर्स इस फर्स्ट ऑडिटर को, हमेशा ईजीएम में। गवर्नमेंट कंपनी है तो एक ही जन का चलेगा, C&AG का, तो सबसे पहला चांस उनको मिलता था, कितने दिन का, 60 डेज का। अगर वो ढूंढ के नहीं आ पाए तो दूसरा चांस हम देंगे बीओडी को, कितने दिन का, 30 दिन का। अगर बीओडी भी नहीं ढूंढ पाया तो हम नेक्स्ट चांस किसको देंगे, हमारे मेंबर्स, हमारे मसीहा को, कितने दिन का, 60 डेज का। ठीक है। टेन्योर क्या होता है फर्स्ट ऑडिटर का, यानी फर्स्ट ऑडिटर कितने दिन तक टिकता है कंपनी में, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर का टेन्योर हमेशा कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम यानी 1 साल रहता है। ठीक है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर मतलब फर्स्ट ऑडिटर के बाद आने वाले कोई भी ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो सबसे पहले बीओडी स्वयंवर करते हैं, फिर शेयर होल्डर्स उसे अपॉइंट करते हैं, किसमें, एजीएम में। एंड गवर्नमेंट कंपनी है तो और किसी को चांस ही नहीं मिलेगा, C&AG को मिलेगा, वो अपॉइंट करेगा विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। दोनों जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, उनका टेन्योर अब चेंज हो जाता है, क्योंकि नॉन गवर्नमेंट कंपनी में उनको मिलते हैं 5 साल, पर गवर्नमेंट कंपनी में सिर्फ 1 साल। ये बताओ क्लियर है क्या, मैं बार बार बोल रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर MCQ, बहुत बार इससे बहुत सवाल बनते हैं, एक बार बता दो ये क्लियर है क्या एकदम। Tejas is still answering, very good Tejas. It shows that you are an active listener in the class. आप क्लास में सारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हो। चलो, it's clear। अभी दिनेश का क्या था, वो फिलिप से तो रिजेक्ट हो गया था, हमें पता था, फिलिप से हार्ट ब्रेक हो गया था, तो उसने मिडकॉन इंडस्ट्रीज़ करके एक छोटी कंपनी है वहाँ ज्वाइन कर लिया एज अ ऑडिटर, एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। तो ठीक है, मिडकॉन इंडस्ट्रीज़ ज्वाइन कर लिया, वहाँ पे थोड़े दिन रहा, एंड सैलरी मतलब आपका जो अपॉइंटमेंट का रेम्यूनरेशन है वो इतनी ज़्यादा नहीं थी, बट दिनेश वॉज हैप्पी, एटलीस्ट ही वॉज लिसनिंग टू हिज हार्ट एंड वो अपना पैशन फॉलो कर रहा था। तो ठीक है, अब लाइफ थोड़ी स्मूथ चलने लग गई थी, बट शायद गॉड वांटेड समथिंग एल्स, एंड एक दिन दिनेश घर जा रहा था अपनी गाड़ी से एंड उसका हो गया एक्सीडेंट। आपने गाना सुना, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, वही हुआ दिनेश के साथ, उसका एक्सीडेंट हो गया। अभी घर वाले तो दुखी थे ही, पर घर वालों के साथ एक और जन दुखी था, कौन, मिडकॉन इंडस्ट्रीज़, क्योंकि मिडकॉन इंडस्ट्रीज कहती है यार इतनी मुश्किल से इतना अच्छा ऑडिटर मिला था, अब उसका भी एक्सीडेंट हो गया। पर एक्सीडेंट तो हो गया एंड ऑडिट तो बीच में छूट गई, अभी दूसरा ऑडिटर कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा। तब मिडकॉन इंडस्ट्रीज़ को पता चला कि ये जो दिनेश का एक्सीडेंट हो गया है, उनका जो ऑडिटर है उन्हें बीच में छोड़ के चला गया, इसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी यानी जब आपका ऑडिटर आपको बीच रास्ते छोड़ के चला जाए ड्यू टू एनी नेचुरल सर्कमस्टेंस या कोई अनफोर्सीन कंटिजेंसी, तो उसको कहते हैं कैजुअल वैकेंसी। एंड ये कैजुअल वैकेंसी को आपको जल्द से जल्द भरना होता है, पर
इसमें अजीब बात यह है कि शेयर होल्डर्स को ऑप्शन नहीं दिया गया है ऑडिटर ढूंढने का। बड़ा दुख हुआ सुन के, शेयर होल्डर्स मन के सच्चे हमारे मसीहा, उनको ऑप्शन नहीं दिया। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी में ऐसा कोई चीज़ हो जाता है, अगर गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, तो सबसे पहला चांस किसको देंगे? इधर उधर ऊपर नीचे देखे बिना CNAG को चांस दे दो। कितने दिन का चांस दोगे? 30 दिन का। एंड अगर CNAG नहीं ढूंढ पाती है ऑडिटर दूसरा, तो फिर BOD ढूंढेगा कितने दिन में? 30 दिन में। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट कंपनी में अगर ये हो जाता है, तो मैंने पहले ही बोला शेयर होल्डर्स को तो हम मौका ही नहीं देंगे, तो शेयर होल्डर्स वैसे साइड, CNAG है नहीं नॉन गवर्नमेंट कंपनी में, तो वो वैसे साइड, तो एक ही जन को मौका मिलेगा। किसको? BOD को। कितने दिन का? 30 दिन का। अब शेयर होल्डर्स ने कंपनीज एक्ट को बोला, देखो गवर्नमेंट कंपनी में तुम 2 जन को ऑप्शन दे रहे हो, CNAG और BOD को, तो समझ में आता है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में पर तुम सिर्फ एक BOD के भरोसे हमारा ऑडिटर छोड़ दोगे, क्या ये सही है? तो कंपनीज एक्ट ने सोचा कि नहीं, शायद ये सही नहीं है। तो कंपनीज एक्ट ने एक प्रोविजन इंक्लूड कर दिया है क्या, कि 30 दिन बीतने के बाद, ऑडिटर अपॉइंट हो जाने के बाद BOD को शेयर होल्डर से अप्रूवल या रैटिफिकेशन लेना पड़ेगा। कितने दिन में? 3 महीने में। यानी जब वो अपना ऑडिटर चुन ले, तो एक बार उस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट का अप्रूवल शेयर होल्डर्स से भी करवाना पड़ेगा। कितने दिन में? 3 मंथ्स में। कितने दिन में? 3 मंथ्स में। ठीक है। टेन्योर क्या रहेगा? नेक्स्ट AGM तक। सपोज अगर 23-24 का ऑडिट दिनेश कर रहा था एंड दिनेश का हो जाता है एक्सीडेंट, तो इस पीरियड के लिए हमारा जो नया ऑडिटर आया है, कैजुअल वैकेंसी के तहत, कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होने के बाद जो नया ऑडिटर इसका गैप फिल करने आया है, वो उस AGM तक हमारा ऑडिटर रहेगा एंड उसके बाद हम सब्सिक्वेंट ऑडिटर ढूंढ सकते हैं। तो मतलब ये जो कैजुअल वैकेंसी फिल करने वाला ऑडिटर होता है, ये एक टेम्पररी ऑडिटर होता है कि उस टाइम इंस्टेंटली हमें ऑडिट करने के लिए कोई चाहिए, तो हम एक टेम्पररी ऑडिटर बना लेते हैं या ढूंढ लेते हैं। अगर आपको इस टेम्पररी ऑडिटर का काम अच्छा लगे तो आप इसको रीअपॉइंट कर सकते हो, नहीं अच्छा लगे तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर, जैसे आप मोस्ट एलिजिबल ऑडिटर्स को बुला के उसका स्वयंवर करके करते हो, वो आप कर सकते हो। या गवर्नमेंट कंपनी में है तो CNAG ढूंढ सकता है। ये कैजुअल वैकेंसी का प्रोविज़न क्लियर है क्या? एक बार बताना। कैजुअल वैकेंसी का प्रोविज़न क्लियर है क्या? एक बार बताना। एक बार बता दो, ये कैजुअल वैकेंसी का जो प्रोविज़न मैंने समझाया, ये क्लियर है क्या? इसके भी डेज, टेन्योर सब इम्पॉर्टेंट है। अभी मैम आप तब से कह रही हो, फर्स्ट ऑडिटर अच्छा लगे रीअपॉइंट कर लेना, सब्सिक्वेंट ऑडिटर अच्छा लगे रीअपॉइंट कर लेना, कैजुअल वैकेंसी वाला ऑडिटर अच्छा लगे तो रीअपॉइंट कर लेना, पर क्या रीअपॉइंटमेंट के कुछ कंडीशंस नहीं है क्या मैम? अरे है। क्या कंडीशंस है? 3 कंडीशंस है। सबसे पहले तो ऑडिटर क्लीन होना चाहिए, मतलब उसने कुछ गलत काम नहीं करना है, यानी उसको डिसक्वालिफाइड नहीं होना है। तो सबसे पहले तो हमें ये इंश्योर करना है कि हमारा ऑडिटर आज भी साफ़ सुथरा है, उसने कोई डिसक्वालिफिकेशंस नहीं किए हैं। फिर हमें जानना है हमारे ऑडिटर की मर्ज़ी, यानी वो हमारी कंपनी में खुश तो है ना, यानी उसने कोई लेटर तो नहीं लिखा है ना हमें कि वो अनविलिंग है हमारी कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, यानी वो आगे हमारी कंपनी के साथ जुड़ा नहीं रहना चाहता। एंड तीसरा, शेयर होल्डर्स होने चाहिए हैप्पी। शेयर होल्डर्स होने चाहिए हैप्पी, यानी शेयर होल्डर्स ने भी कोई रेजोल्यूशन नहीं पास किया है कि हमें नया ऑडिटर चाहिए या इस ऑडिटर को हटाओ। तो रीअपॉइंटमेंट के क्या 3 कंडीशंस है? सबसे पहला तो ये कि हमारा ऑडिटर क्लीन है, यानी उसने कोई गलत काम नहीं किया है, यानी वो डिसक्वालिफाइड नहीं है। फिर हमारा ऑडिटर राज़ी है, यानी कि उसने कोई नोटिस फॉर अनविलिंगनेस नहीं दिया
है। एंड लास्टली हमारे शेयर होल्डर्स राज़ी है, यानी उन्होंने कोई स्पेसिफिक रेजोल्यूशन नहीं पास कर रखा है इस ऑडिटर को हटाने का या नया ऑडिटर लाने का। ये क्लियर है क्या? एकदम बता दो प्लीज़। बाकी लोग भी जो देख रहे हैं तेजस के अलावा, काइंडली रिस्पॉन्ड। मैं बार बार बोल रही हूँ, लाइव एट होम का बेनिफिट उठाइए, रिस्पॉन्ड करिए, क्लास में इंटरैक्ट करिए, वरना लाइव एट होम और रिकॉर्डेड में आपके लिए कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। जहाँ आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते थे वैसा ही आप लाइव एट होम में भी फील करोगे। तो काइंडली इंटरैक्ट इन द क्लास। ठीक है, चलो अभी 1 मिनट लो सारा एक बार अपॉइंटमेंट का सेक्शंस एंड ये कैजुअल वैकेंसी एंड रीअपॉइंटमेंट के कंडीशंस एक बार फटाफट पढ़ के आओ, एक बार फटाफट ये रिवाइज करके आओ। आज जो पढ़ाया एक बार अभी तक जो पढ़ाया वो रिवाइज करके आओ। डन हो गया रिवीजन? एक बार सबका बता दो कि हाँ मैम हम सोए नहीं हैं, हमने पढ़ लिया है एक बार, जो भी अभी तक आज की क्लास में हुआ है वो पढ़ लिया है। ये मैंने पढ़ने का टाइम क्यों दिया? क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ अपॉइंटमेंट के डेज, उसका जो टेन्योर है, कौन कहाँ अपॉइंट करे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर MCQs एंड आई डोंट वांट यू टू लूज मार्क्स। एक भी MCQ में अपने को कम मार्क नहीं लाना है, ठीक है? तो अभी इस पिक्चर को देख के आप सब कुछ कहना चाहेंगे? ये पिक्चर जो ये बुक है, ये पिक्चर इस बुक में तो इलेक्शंस के पहले आई थी, तो तब तक तो ये पिक्चर एप्ट लग रही थी। अभी भी क्या ये पिक्चर एप्ट है क्या आपके हिसाब से? बताइए, शेयर योर व्यूज़। पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में हम नहीं जाएंगे, पर इस पिक्चर पे अगर आपके कुछ व्यूज़ हैं तो बताइए। ये पिक्चर इलेक्शंस के पहले मैंने बुक में डाली थी। कुछ व्यूज़ नहीं है मैम, कुछ व्यूज़ नहीं है किसी के। कोई कुछ रिस्पॉन्स नहीं है, कुछ व्यूज़ नहीं है इस पिक्चर को लेके। जो है मैम सब सच है, सब सही है, हमें कोई मतलब नहीं है, जो हो रहा है होने दीजिए, वी आर ऑल हैप्पी। ठीक है चलो, कुछ व्यूज़ नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना आप सबको ये पता ही नहीं है ये कौन है? एक बार बताओ तो चैट बॉक्स में ये कौन है। देखते कौन सबसे फास्टेस्ट आंसर कर सकता है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। इमेज आपके स्क्रीन पे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अभी तक भी जो लोग चैट बॉक्स पे कुछ कमेंट नहीं कर रहे थे, अब आपके पास भी सुनहरा मौका है। पढ़ाई से रिलेटेड कुछ नहीं पूछ रही मैं, बस ये बता दो कि आपको इनका नाम पता है क्या? नाम पता है क्या किसी को इनका क्या है?
कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। आप में से किसी को नाम भी नहीं पता, इनका नाम क्या है, ये कौन है? चलिए तेजस जी, थैंक यू। मुझे लगा था कि ऐसा तो नहीं है हम ऐसी क्लास में बैठे हैं जो करंट अफेयर्स से एकदम दूर दूर तक नाता नहीं रखती है। चलिए थैंक यू मुझे ये ट्रस्ट दिलाने के लिए कि एवरीवन नोज़ कि क्या हो रहा है एटलीस्ट इंडिया में, पूरा अच्छे से नहीं तो भी थोड़ा थोड़ा पता है। चलो अभी हुआ क्या, दिनेश का तो एक्सीडेंट हो गया था, तो अभी घर कैसे चले? ही वॉज द ओनली बॉय इन हिज फैमिली, तो घर कैसे चलेगा? तो फिर उसकी जो सिस्टर थी दाशी, याद है, जिसने शेयर्स ले रखे फिलिप्स के, वो भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। तो दाशी ने कहा बहुत हो गया स्टॉक मार्केट, एक काम करती हूँ मैं जाके अब जॉब करती हूँ, आई विल अर्न द ब्रेड फॉर माई फैमिली। तो दिनेश कहता है देख दाशी, मैं और तो कुछ नहीं मांगूंगा, बट आई विल जस्ट रिक्वेस्ट कि एक बार COP लेके फिलिप्स में ट्राई कर ले। अब तो तेरे को सारे क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पता है, एंड तुम तो जेल भी नहीं गई है। आई गेस दे विल अपॉइंट यू, एंड इफ़ दे अपॉइंट यू, मेरी जो दिल की तमन्ना है वो पूरी हो जाएगी। आई विल फील दैट माई विश हैज़ बीन फुलफिल्ड, प्लस फिलिप्स तुम्हें इतना पैसा देंगे ऑडिटर बनने के बाद कि हमारा घर भी चल जाएगा। ठीक है, दाशी जाती है फिलिप्स में एंड अप्लाई करती है एज एन ऑडिटर। और कहते हैं ना व्हेन लक मीट्स टाइम, सब कुछ अच्छा होता है, तो वैसा ही हुआ दाशी के साथ। कुछ लक मेट टाइम, एंड क्योंकि फिलिप्स ढूंढ रहे थे अपने लिए एक सब्सिक्वेंट ऑडिटर, एंड उन्होंने जैसे ही देखा दाशी ने अप्लाई किया है, उन्हें लगा यार क्या सही टाइम पे सही इंसान ने अप्लाई किया है। वो दाशी का प्रोफाइल देखते ही कहते हैं बेस्ट पर्सन टू बिकम द ऑडिटर, एंड दाशी को अपॉइंट कर देते हैं एज देयर सब्सिक्वेंट ऑडिटर। अब दाशी जाती है फिलिप्स में एंड कहती है कि देखिए सर, मुझे मेरे भाई ने क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन अपॉइंटमेंट डिसअपॉइंटमेंट सबके बारे में बताया। इनफैक्ट उसने मेरी ड्यूटीज़ के बारे में भी मुझे बता दिया है, पर उन ड्यूटीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट लगेगा, आपका हेल्प लगेगा, मुझे कुछ राइट्स लगेंगे, मुझे कुछ पावर्स लगेंगे। तो फिलिप्स कहता है क्या राइट्स लगे चाहिए तुम्हें दाशी, क्या राइट्स लगेंगे तुम्हें? तो दाशी कहती है वेरी सिंपल, मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है, तो सबसे पहला तो मुझे राइट लगेगा टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स ही नहीं देख पाऊंगी जिससे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बने हैं, तो मैं फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक कैसे करूंगी? तो फिर फिलिप्स कहते हैं लो राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। फिर दाशी कहती है आपका तो धंधा इतना फैला हुआ है, इंडिया में इतने सारे ब्रांचेस है, बाहर इतने सारे ब्रांचेस है, उनको मैं कैसे चेक करूँगा या करूँगी? तो फिर फिलिप्स कहता है लो एक्सेस टू ब्रांच बुक्स। उसके बाद दाशी कहती है ये सब तो ठीक है, पर ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई डाउट आएगा तो आप मुझे नहीं बताओगे? तो फिर फिलिप्स कहता है बिल्कुल भी नहीं है, लो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू फिनेंशियल स्टेटमेंट। यानी आपको कुछ भी डाउट आता है फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, तो आपके पास ये पावर है, आप उसके रिलेटेड हमसे बात कर सकती हैं। फिर दाशी कहती है मुझे एक और कन्फ्यूजन है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एक छोटी न्यू यंग फ्रेश ऑडिटर हूँ तो आप मुझे AGM में नहीं बुलाओगे? तो फिलिप्स ने कहा अरे भुद्धू, ये तुम्हारा राइट प्लस तुम्हारी ड्यूटी है टू अटेंड AGM एंड रिसीव नोटिसेज इन रिगार्ड टू दैट। फिर दाशी कहती है अब जब इतना आप कर ही रहे हैं मेरे लिए, तो एक काम करिए मेरे भाई का अधूरा सपना भी पूरा कर दीजिए, एंड ऑडिट मैं कर देती हूँ, ऑडिट रिपोर्ट पे साइन उसको करने दे दीजिए। तो फिलिप्स कहता है बिल्कुल भी नहीं, ओनली द ऑडिटर हु हैज़ कंडक्टेड द ऑडिट हैज़ द राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है। फिर दाशी बोलती है चलिए ये सब तो समझ गई मैं, पर कल को आपकी कंपनी मेरे पे कोई केस कर देती है या कोई केस ऐसा चलता है जिसमें मैं फंस जाती हूँ, तो मैं लीगल एक्सपेंसेस कैसे बियर करूँगी? मैं तो अभी नई ऑडिटर बनी हूँ, मेरे तो घर में अभी कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो फिलिप्स कहता है दाशी इट इज़ योर राइट टू बी इंडेमनिफाइड और रीइम्बर्स्ड। यानी दाशी अगर तुम करेक्ट हो एंड तुम अपने आप को डिफेंड करते हुए कुछ खर्चे करती हो तो कंपनी तुम्हें वो रीइम्बर्स करके देगी। तो इन शॉर्ट राइट्स ऑफ एन ऑडिटर क्या हुआ? सबसे पहले तो एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स,
प्लस एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स केप्ट एट ब्रांच एंड अदर लोकेशन। उसके बाद एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर राइट टू रिसीव नोटिसेज इन रिलेशन टू AGM एंड अटेंड AGM। फिर राइट टू साइन ऑडिट रिपोर्ट एंड लास्टली राइट टू बी इंडेमनीफाइड। ये बताओ राइट्स समझ आए क्या? राइट्स समझ आए क्या आप सबको? राइट्स सारे समझ आए क्या? तेजस इज सेइंग यस। अच्छा, ऐसे आपको समझने में मज़ा आ रहा है क्या? विथ रीजनिंग ऑफ एवरीथिंग, यानी मैं आपको सबका रीज़न समझा रही हूँ बिफोर गिविंग यू द प्रोविज़न। तो ऐसे आपको बेटर समझ आ रहा है क्या? इससे आपको बेटर याद रहेगा क्या? एक बार बता दीजिए। चलिए, आज का पहला मन में सवाल, आर ऑल ऑफ दीज राइट्स नेसेसरी फॉर द ऑडिटर टू एग्जीक्यूट हिज ड्यूटीज़? क्या ये सारे राइट्स ज़रूरी हैं ऑडिटर के लिए कि वो अपना ड्यूटीज़ एक्सरसाइज कर पाए, या फिर आपको लगता है कोई बेफिजूल राइट्स दे दिए गए हैं या कोई और राइट्स देने चाहिए थे? बताइए, आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? क्या ये राइट्स जो भी दिए हैं वो सही है, कि और राइट्स देने चाहिए थे या कम राइट्स देने चाहिए थे, या इन राइट्स की कोई ज़रूरत ही नहीं थी? एक बार बताइए, मन में सवाल का आंसर करिए। येस, दीज आर नेसेसरी। तेजस कह रहे हैं बिल्कुल हाँ, ये सब नेसेसरी। अगर मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना है तो उसके लिए तो मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस लगेगा ही। मुझे ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करना है तो मुझे तो AGM में जाना पड़ेगा ही। मुझे ब्रांच के बुक्स चेक करने हैं तो मुझे उसका एक्सेस तो लगेगा ही। मुझे कोई डाउट आएगा तो मुझे फिनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेशन इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन का राइट तो लगेगा ही ना। अब सपोज़ मैं आपको इंस्टीट्यूट का बुक दे दूँ, इंस्टीट्यूट का बुक ले लो एंड पढ़ लो। अभी क्या होगा, इसमें कोई डाउट्स होगा या अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? एक्सेस टू क्लासेस, एक्सेस टू टीचर, एक्सेस टू द पर्सन हु कैन एक्सप्लेन, तभी तो आप सही से पढ़ पाओगे ना। तो सिमिलरली ऑडिटर का जो ड्यूटी है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करना, उसको भी उसके बैकएंड डॉक्यूमेंट्स पे सारा एक्सेस लगता है ताकि वो अपनी ड्यूटी सही से एग्जीक्यूट कर पाए। ठीक है, तो अभी राइट्स हो गए। तो फिलिप्स ने कहा कि एक काम करो दाशी, अब तो हमने तुम्हें तुम्हारे राइट्स बता दिए हैं, एंड तुमने आते ही कहा था दिनेश ने तुम्हें सारी ड्यूटीज़ बता दी है, तो स्टार्ट योर वर्क, ऑडिट स्टार्ट कर दो। तो दाशी कहती है हाँ हाँ मुझे अपने ड्यूटीज़ पता है, तुम मुझे ज़्यादा मत बताओ। तो फिर फिलिप्स वालों ने कहा ठीक है ये लो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड दाशी को फिनेंशियल स्टेटमेंट्स थमा दिए। अभी दाशी ने सोचा कि देखो इन डेप्थ ऑडिट तो बाद में स्टार्ट करूँगी, पहले एक बार फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऊपर से एनालाइज कर लेती हूँ। एंड उसने क्या एनालाइज किया, तो जैसे आपको पता है दाशी थी स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट, तो उसने क्या सबसे पहले इन्वेस्टमेंट देखा। बोलती है मैं इनका इन्वेस्टमेंट देख लेती हूँ, उनका पोर्टफोलियो देख लेती हूँ, एंड इनके हिसाब से जो शेयर्स अच्छे लगेंगे मैं अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर लूँगी। तो उसने इन्वेस्टमेंट देखा, पोर्टफोलियो देखा, एंड देखा कि यार पोर्टफोलियो तो बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स लेके रखे हैं। बट इन्वेस्टमेंट्स का पोर्टफोलियो देखने के साथ साथ उसने एक और चीज़ देखा, क्या कि कहीं इन्वेस्टमेंट परचेज प्राइस से तो नीचे नहीं बिके हैं ना, परचेज प्राइस से तो नीचे इन्वेस्टमेंट्स नहीं बिके हैं ना। अभी ऐसा क्यों देखा, क्योंकि देखो अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सपोज़ इन्वेस्टमेंट कंपनी है जिसका रेगुलर धंधा है इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना
और उसी पे काम करना। तो चलो उसने कभी परचेज प्राइस के नीचे बेचा तो उसे कभी लॉस भी हुआ, कभी उसे भारी गेन भी होता है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी में तो चलता रहता है, जो भी आपका प्रोडक्ट है वो कभी आप अपने कॉस्ट के नीचे भी बेचते हो, कभी ज़्यादा में भी बेचते हो। तो जो मेन प्रोडक्ट है उसमें तो ये सब वेरिएशन चलते हैं। पर अगर इन्वेस्टमेंट आपका मेन प्रोडक्ट नहीं है तो आप और हम, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने हमने नई खोल रखी है, वो इन्वेस्टमेंट किस पर्पज़ के लिए रखते हैं? लॉन्ग टर्म पर्पज़ के लिए, लॉन्ग टर्म गेन के लिए, यानी वो हमें बाद में फ़ायदा देगी। तो अगर हम उसको परचेज प्राइस के नीचे बेच देते हैं, मतलब हमें इमीडिएट कैश की ज़रूरत है, यानी कुछ गड़बड़ है। तो एक ऑडिटर के लिए देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं इन्वेस्टमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स अपने परचेज प्राइस के तो नीचे नहीं बिकी है। ठीक है, अभी इन्वेस्टमेंट्स उसने देख लिया, पर उसने सोचा यार इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो बहुत पैसे चाहिए, इतने पैसे आए कहाँ से? पक्का लोन लिया होगा। तो भागी भागी गई एंड देखा कि लाइबिलिटी साइड पे लोन्स है। उसने देखा हाँ लोन्स तो है, पर उसके साथ एक और चीज़ उसने देखी कि कहीं किसी लोन को डिपॉजिट में तो नहीं डाल दिया है ना। अभी ऐसा क्यों देखा? क्योंकि जनरली डिपॉजिट्स नॉन रिफंडेबल होते हैं, जनरली डिपॉजिट्स नॉन रिफंडेबल होते हैं। तो अगर कोई कंपनी अपना लोन को डिपॉजिट में डाल देती है तो मतलब ऑडिटर तो यही अज्यूम करता रहेगा कि उसमें कोई रीपेमेंट नहीं है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि एक्चुअल में उसमें कंपनी को रीपेमेंट भी करना है एंड इंटरेस्ट भी देना है। तो लोन्स में हमें ध्यान रखना है कि उसको डिपॉजिट्स में क्लासिफाई ना कर दें। फिर उसने सोचा लोन्स तो देख लिया, लाइबिलिटी साइड का, एक काम करती हूँ एसेट साइड का भी लोन्स देख लेती हूँ, यानी इस कंपनी ने पैसे कितने बांट रखे, एडवांसेस कितने दे रखे हैं। तो चलो ठीक है, वो एडवांसेस साइड पे गई। अभी एडवांसेस साइड पे उसने देखा कि चलो पैसे तो हैं, दे तो रखे हैं, पर कहीं ऐसा तो नहीं है दानवीर कर्ण की तरह लॉसेस में पैसे दे रखे, यानी टर्म्स एंड कंडीशन कुछ ऐसे रख रखे जो प्रेजुडिशियल है कंपनी के लिए, यानी कंपनी के हित में नहीं है, यानी कंपनी को नुकसान दे रहे हैं। तो उसने देखा नहीं, चलो ऐसा तो नहीं है। पर फिर उसने सोचा कि भाई ये कंपनी लोन लेके रखती है, इतना सारा इन्वेस्टमेंट करके रखती है एंड एडवांसेस भी दे के रखती है, इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तब उसे पता चला ओ लास्ट ईयर इस कंपनी ने इशू किए थे शेयर्स, एंड शेयर्स इशू के लिए उसने क्या चेक किया कि शेयर्स रिलेटेड सारी एंट्रीज सही से की गई है या नहीं। अगर जिसको अलॉटमेंट मिला है उसका प्रॉपर एंट्री हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ है उसका भी सही रिफंड एंट्री हुआ है। अभी इसके अलावा अब उसके दिमाग में सवाल आया कि देख शेयर्स तो इसने इशू कर दिए, पर शेयर्स इशू करने में, शेयर्स लिस्ट करने में तो भैया तगड़ा टर्नओवर लगता है। तो उसने देखा कि चलो टर्नओवर देख लेती हूँ एप्ट है या नहीं। तो उसने देखा टर्नओवर तो भैया अच्छा है पर प्रॉफिट बहुत कम है, यानी टर्नओवर 2000 करोड़ है पर प्रॉफिट सिर्फ 20 करोड़। तो उसने बोला ये क्या झोल है। फिर उसने सोचा कि कहीं डायरेक्टर्स ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं डाल दिए। तो उसने पीएल को एकदम अच्छे से स्क्रूटनाइज किया एंड देखा चलो पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं डाले हुए हैं, पर उसे क्या दिखा कि बहुत भारी भरकम मार्केटिंग एक्सपेंस। उसने सोचा फिलिप्स जैसी अच्छी कंपनी को इतना मार्केटिंग एक्सपेंसेस करने का क्या ज़रूरत पड़ गया। एंड दाशी ने अभी रिसेंटली देखा था कि बहुत सारी कंपनीज अपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस के पीछे अपना पर्सनल एक्सपेंसेस छुपाती है। तो उसने बोला एक काम करो, मार्केटिंग एक्सपेंसेस रिलेटेड मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दो, तुम कह रहे हो तुमने यहाँ बैनर लगाया, मुझे फ़ोटो निकाल के दो, तुमने इस न्यूज़पेपर में अपना ऐड छपवाया, मुझे ऐड का कटआउट दो। तो कंपनी कहती है ठीक है हम दे देते हैं। एंड वो सब चेक करके दाशी इंश्योर करती है कि जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिख रहा है वो सही तो है ना, जो एक्चुअली हुआ है वही दिख रहा है ना। तो ये थी फर्स्ट सेट ऑफ ड्यूटीज़ दाशी की, फर्स्ट सेट ऑफ ड्यूटीज़ जो उसने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऊपर से एनालाइज करते हुए देखा था। क्या क्या देखा था? सबसे पहले तो ये देखा था कि इन्वेस्टमेंट्स परचेज प्राइस के नीचे नहीं बिके हैं। फिर इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने के लिए फिलिप्स को क्या लगा था? लोन लगा था। तो उसने लोन में क्या देखा था? कहीं उसे डिपॉजिट्स की तरह तो नहीं दिखा रखा है। लोन था लाइबिलिटी साइड का, तो उसने सोचा एसेट साइड भी देख लेते हैं कि इस कंपनी ने लोगों को कितने पैसे दे रखे हैं। एंड उसमें उन्होंने देखा कि कहीं टर्म्स एंड कंडीशंस प्रेजुडिशियल तो नहीं
है ना। फिर वो सोचती है भैया इतने पैसे कहाँ से आते, तो उसे क्या पता चलता है, शेयर्स इशू किए हैं कंपनी ने, तो उसने देखा शेयर्स की एंट्री सही है ना, एंड रोकड़ा अगर कैश में अलॉट किया है तो रिसीव हो गया है ना। फिर उसे लगता है कि इतना छोटा प्रॉफिट कैसे, तो उसके मन में डाउट आता है कहीं पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं डाल रखे हैं ना पीएल में, एंड वो अपने आप को संतुष्ट करती है कि चलो पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं है, पर पर्सनल एक्सपेंसेस तो नहीं थे, मार्केटिंग एक्सपेंसेस थे, एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस में उसको क्या इंश्योर करना था कि जो ट्रांजैक्शंस मेरे बुक्स में है वो एक्चुअल है, मतलब ऐसा नहीं है कि हो कुछ और रहा है एंड ट्रांजैक्शंस कुछ और जा रहे हैं मेरे बुक्स में। पहले ये बताओ इतना तक समझ में आया क्या? ड्यूटीज़ इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ऑडिटर की ड्यूटी से भी बहुत बार बहुत सवाल बनते हैं, एमसीक्यूज भी बनते हैं पर ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बनते हैं। पहले ये बताओ ये समझ आया क्या? यहाँ तक समझ आया क्या? चलो यस। तो आज ना हम ड्यूटीज़ पूरी नहीं करेंगे, मतलब ड्यूटीज़ का सारा प्रोविजंस नहीं करेंगे, आज हम जो छोटी छोटी ड्यूटीज़ है वो कवर करेंगे, एंड कल ड्यूटीज़ का पूरा सेक्शन कंप्लीट करेंगे। तो फर्स्ट सेट ऑफ ड्यूटीज़ हो गई थी। दूसरा उसने क्या किया, हमने क्या बोला, ऑडिटर का क्या ड्यूटी है कि देखना फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू। एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू कब देते हैं, जब वो एएस या इंड एएस फॉलो कर रहे हैं, जो भी उन पे फिनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस जो लग रहा है वो फॉलो कर रहे हैं, शेड्यूल 3 के हिसाब से डिस्क्लोजर कर रहे हैं, एंड जो कंपनी में एक्चुअली हो रहा है वो दिखा रहे हैं ना। तो उसका नेक्स्ट ड्यूटी क्या बनता है, चेक करना कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू तो दे रहे हैं ना, एंड एएस या इंड एएस जो भी एप्लीकेबल है उस कंपनी पे वो उससे कंप्लाई तो कर रहे हैं ना। इसके अलावा एक और ड्यूटी है। अभी अब सपोज मैंने आपका टेस्ट लिया, आप में से 10 बच्चों ने टेस्ट दिया, एंड जो 5 बच्चे हैं उन्होंने 50 ऑन 50 सिक्योर किया, 50 मार्क का टेस्ट था, 50 ऑन 50 सिक्योर किया। तो क्या मैं उसके साइड में कुछ कमेंट्स लिखूंगी क्या? नहीं, मैं गुड लिख के छोड़ दूंगी या ग्रेट लिख के छोड़ दूंगी, और कुछ कमेंट्स नहीं देना, क्योंकि बच्चे ने अच्छा परफॉर्म किया है, सब करेक्ट किया है। पर वहीं जिस बच्चे का 40 आएगा, 30 आएगा, 20 आएगा, 10 आएगा, मैं उसके साइड में कमेंट्स लिखूंगी एंड उसे बताऊंगी कि आप कहाँ कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यानी जब भी हम कोई रिपोर्ट दे रहे होते, तो जहाँ पे हम नेगेटिव रिपोर्ट देते हैं या जहाँ पे हम कहते हैं कि हाँ आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, हम वहाँ पे साथ में रीजंस देते हैं। पर जब भी हम पॉजिटिव रिपोर्ट देते हैं, कहते हैं कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा था, हम उसके साथ साथ कमेंट्स नहीं देते हैं। तो अगर ऑडिट रिपोर्ट जो ऑडिटर दे रहा है वो नेगेटिव है, यानी वो ऐसा ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें वो कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं शो कर रहे, तो उसके साथ साथ उसको क्या देना पड़ेगा, रीज़न फॉर सच क्वालिफिकेशन, रीज़न फॉर सच नेगेटिव रिपोर्ट। तो अगर आप दे रहे हैं नेगेटिव रिपोर्ट एज एन ऑडिटर, तो आपकी एक और ड्यूटी बढ़ती है कि आप उसके साथ साथ उसका रीज़न बताइए। यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? यहाँ तक क्लियर है क्या? चलो, तो आज के क्लास का कंटेंट हम यहीं तक रखेंगे। ड्यूटीज़ का क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि ड्यूटीज़ एक बार पूरी कंप्लीट हो जाए तब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, पर राइट्स और अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन आंसर आज हम सॉल्व करेंगे। तो अपने क्वेश्चन बुक पे आ जाइए प्लीज़। क्वेश्चन बुक जिसका पीडीएफ आपको कल मिला था उस पे आ जाइए एक बार प्लीज़। उस पे एक बार आ जाइए प्लीज़।
पेज नंबर 7 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन अ कंपनी, प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट। बताइए कि आप सब इस पेज पे आ गए हैं सो दैट वी कैन स्टार्ट द Q&A फॉर टुडेज क्लास। सो दैट वी कैन स्टार्ट द Q&A फॉर टुडेज क्लास। एक बार बता दीजिए कि आप सब इस पेज पे आ गए हैं। चलो, आई एक्सपेक्ट ऑल द नॉन एक्टिव यूजर्स ऑल्सो टू रिस्पॉन्ड एंड आप भी साथ साथ आंसर्स दीजिए प्लीज़। क्लास में आपने नहीं रिस्पॉन्ड किया चलेगा, बट क्वेश्चन आंसर टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपकी बुद्धि खुलेगी, आपको बेटर याद रहेगा। अगर गलतियाँ करोगे तो समझ भी आएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, इन केस द अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऑडिटर इज नॉट रैटिफाइड, नॉट in case the appointment of an auditor is not ratified by the shareholders at the AGM as required under provisions of Companies Act, what recourse does the company have? सबसे पहले तो ये समझो कि ratified वर्ड मैंने एक ही बार यूज़ किया कैजुअल वैकेंसी में। तो AGM में जब ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंट होता है तो वहाँ पे रैटिफिकेशन का कुछ किस्सा ही नहीं आता है वहाँ पे। तो रैटिफिकेशन का कहीं जिक्र ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, BOD स्वयंवर रचते हैं, BOD ऑडिटर से डिक्लेरेशन लेते हैं एंड फिर शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करते हैं, शेयर होल्डर्स उसे अपॉइंट करता है। कहीं पे भी रैटिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या आपको घुमाने के लिए कि आप कंफ्यूज होके कह दे कि रैटिफिकेशन से कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। रैटिफिकेशन का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो रैटिफिकेशन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर पहला ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, अच्छा ये समझो कि यहाँ पे क्योंकि जस्ट कंपनी लिखा था, तो अगर किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ कंपनी लिखा है तो आपको सेल्फ अज्यूम करना है वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट कंपनी होगा तो वो स्पेसिफिकली लिखेंगे गवर्नमेंट कंपनी है। उसके अलावा कोई भी और अगर कंपनी लिखा है तो आप अज्यूम करोगे नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी का फर्स्ट ऑडिटर कौन कैसे कब अपॉइंट करता है? सबसे पहले BOD को चांस मिलता है 30 दिन का। अगर वो नहीं अपॉइंट कर पाता है तो फिर शेयर होल्डर्स को चांस मिलता है 90 दिन का, पर कहीं रैटिफिकेशन का जिक्र नहीं होता है। सब्सिक्वेंट ऑडिटर BOD स्वयंवर रचता है, डिक्लेरेशन लेता है एंड उसके बाद शेयर होल्डर्स उसे अपॉइंट करते हैं AGM में। तो यहाँ पे भी रैटिफिकेशन का कोई जिक्र नहीं होता है। तो रैटिफिकेशन का कुछ रिकॉर्ड्स है क्या? अरे नहीं भैया, रैटिफिकेशन की हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। इन नो केस द अपॉइंटमेंट नीड्स टू बी रैटिफाइड बाय द मेंबर्स, क्योंकि मेंबर्स खुद ही उसे अपॉइंट कर रहे हैं, रैटिफाई क्या करेंगे? ये समझा क्या? ये समझ आया क्या? एक बार बताओ। ये एक बार समझ आया क्या? बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है मेसर्स एक्स एसोसिएट्स वर अपॉइंटेड इन AGM हेल्ड ऑन 30th September 2013 as the auditor for 13-14, but the auditor who was present in AGM declined to accept the appointment। यानी ये कंपनी चाहती थी कि मेसर्स एक्स एसोसिएट को अपॉइंट करे, पर जो ऑडिटर उस AGM में प्रेजेंट था उसने नहीं एक्सेप्ट किया, उसने बोला मुझे नहीं बनना है आपका ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देयर आफ्टर पास्ड अ रेजोल्यूशन ऑन 10 अक्टूबर को उन्होंने एक और रेजोल्यूशन पास किया कि मेसर्स A एसोसिएट्स बनेंगे हमारे ऑडिटर। तो क्या ये सही है क्या? अभी ये देखो, ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो इसको पहले क्वेश्चन ध्यान से समझो। तो एक्स एसोसिएट्स करके एक जन है जिसको हमारी कंपनी अपॉइंट करना चाहती थी, पर एक्स एसोसिएट का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑडिटर था AGM में उसने मना कर दिया, उसने कहा मुझे नहीं बनना है ऑडिटर। ठीक है, AGM चला गया। अभी AGM साल में एक बार होता है, एनुअल जनरल मीटिंग इसलिए कहते हैं, तो एक साल में एक बार होता है। AGM हो गया, अब नेक्स्ट ईयर AGM होगा।
एजीएम तो हो गया था, पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स महान थे एंड वो अचानक से ए एसोसिएट्स करके एक जन है, उनको ले आए 10 अक्टूबर को, और कहते हैं अब हम इनको अपॉइंट करेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ये सही है या नहीं है। तो इसमें अपने को कौन सा प्रोविज़न याद करना है, कहाँ मैंने बोला था ना कि अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट नहीं होता है तो हमें क्या अज्यूम करना है, प्रीवियस ऑडिटर शैल कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऐसे किसी को भी अचानक से नहीं ला सकते, क्योंकि कोई कैजुअल वैकेंसी तो हुई नहीं। क्या कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से हमारा ऑडिटर हमें छोड़ गया क्या? नहीं। तो कैजुअल वैकेंसी तो हुई नहीं, तो बीओडी किस हक से दूसरा ऑडिटर लेके आई है? बीओडी इज नॉट अलाउड टू डू दैट, एंड अब जो दूसरा ऑडिटर है वो नेक्स्ट एजीएम में ही सिलेक्ट होगा। तो ए एसोसिएट्स कैन नॉट बी अपॉइंटेड। The board has no right to appoint auditor as no casual vacancy is created. In the given case, the resolution passed by board for appointing new auditor shall not come into effect. ये बोलो समझा क्या? ये थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आने की भी चांसेस आपके एग्जाम में 1% है, पर क्योंकि एक बार आ चुका है तो मैं नहीं चाहती कि आप इसे नहीं करके जाए, इसलिए मैंने कर दिया है ये क्वेश्चन डिस्कस। ठीक है, अभी 4 स्टार क्वेश्चन, आप समझ रहे हो इम्पोर्टेंस? 4 स्टार क्वेश्चन है भैया, 4 स्टार मतलब 4 बार आपके प्रीवियस एग्जाम एमटीपी, पीटीपी, आरटीपी में आ चुका है ये। एंड क्वेश्चन देख के आपके चेहरे पे आ जाएगी मुस्कुराहट, क्योंकि आप बोलोगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, मतलब यार ऐसा ही तो क्वेश्चन हमें एग्जाम में चाहिए। क्या पूछा है इन्होंने? डिस्कस द प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंड हिज टेन्योर। वाह, डायरेक्टली पूछ लिया फर्स्ट ऑडिटर कंपनी में कौन कैसे कब अपॉइंट करेगा एंड कितने दिन के लिए अपॉइंट करेगा। एक बार फटाफट कमेंट्स बॉक्स में आंसर बता दीजिए प्लीज़। अभी तक तो यार याद हो गया होगा, इतनी बार हमने फर्स्ट ऑडिटर सब्सिक्वेंट ऑडिटर रिवाइज कर लिया आज की क्लास में। एक बार बता दीजिए, फर्स्ट ऑडिटर एक कंपनी, यहाँ पे जब गवर्नमेंट कंपनी नहीं लिखा है तो ऑटोमेटिक अजम्पशन नॉन गवर्नमेंट कंपनी का है। तो नॉन गवर्नमेंट कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कैसे कौन अपॉइंट करता है? फर्स्ट बीओडी करता है। कितने दिन में करता है तेजस? बीओडी कितने दिन का चांस लेता है? 30 डेज का। ठीक है, फिर अगर बीओडी 30 डेज में नहीं ढूंढ पाता है हमारा ऑडिटर, तो हम किसको चांस देते हैं नेक्स्ट? किसको हम अगला चांस देते हैं? शेयर होल्डर्स को देते हैं। बहुत ही बढ़िया, शेयर होल्डर्स को देते हैं कितने दिन का? 90 दिन का चांस, 90 दिन का चांस। एंड हमारा टेन्योर क्या रहता है फर्स्ट ऑडिटर का? पहले ऑडिटर कितने साल तक रहेंगे कंपनी में और कितना दिन टिकेगा फर्स्ट ऑडिटर? टेन्योर ऑफ फर्स्ट ऑडिटर इज 1 ईयर। वेरी 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 गुड तेजस, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सही सवाल का जवाब आपने दिया है। अभी यहाँ पे क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ऑडिटर पूछा था तो मैंने दोनों इंक्लूड कर दिया, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट कंपनी की। कल को क्वेश्चन आपसे गवर्नमेंट कंपनी भी पूछे तो आप बता पाओ। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं गवर्नमेंट कंपनी में कौन कैसे कब अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर? एक बार बता दो, गवर्नमेंट कंपनी में कौन कैसे कब कहाँ अपॉइंट करता है फर्स्ट ऑडिटर? सबसे पहला चांस गवर्नमेंट कंपनी में किसको मिलता है? मैंने प्रॉमिस खिलवाई थी आपसे क्लास में, सबसे पहला चांस किसको मिलता है गवर्नमेंट कंपनी में? सबसे पहला चांस किसको मिलता है गवर्नमेंट कंपनी में? CNAG को। कितने दिन का? 60 डेज का। सेकेंड चांस किसको मिलता है? नेक्स्ट हायर अथॉरिटी कौन है हमारी कंपनी में? BOD।
कितने दिन का चांस मिलता है? 30 डेज का। एंड बीओडीपी नहीं ढूंढ पाती है तो फिर किसको हम चांस देते हैं? फिर हम किसको चांस देते हैं हमारी कंपनी में? मेंबर्स को। 30 डेज का नहीं देते थे, जस्ट 60 डेज का हम चांस देते हैं। 60-30-60 रूल है ये। 60 डेज का सीएनएजी को, 30 डेज का बीओडी को एंड 60 डेज का मेंबर्स को। ठीक है, फिर भी बहुत बढ़िया आंसर किया आपने, बहुत हद तक पूरा करेक्ट आंसर दिया आपने। चलिए, टेन्योर क्या होता है? सेम एज नॉन गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज 1 ईयर। चलो, फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन अ बिट टेक्निकल क्वेश्चन, तो थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे, आंसर को समझेंगे एंड फिर आंसर देखेंगे। इफ एजीएम इज नॉट हेल्ड इन टाइम द ऑडिटर ऑटोमेटिकली विकेट्स हिज ऑफिस क्रिटिकली कमेंट। इसने बोला है कि एजीएम टाइम पे नहीं हुआ तो क्या प्रीवियस ऑडिटर ऑटोमेटिकली अपना ऑफिस विकेट कर देगा, यानी अपने ऑफिस का पोजीशन छोड़ देगा, यानी ऑडिटर के पद से इस्तीफा दे देगा क्या? ऐसा नहीं है। अगर एजीएम टाइम से नहीं हुआ तो इट विल बी अज्यूम दैट प्रीवियस ऑडिटर विल होल्ड ऑफिस। इसके अलावा प्रीवियस ऑडिटर को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। क्या स्टेप लेने चाहिए? सबसे पहला एजीएम करवाने का स्टेप लेना चाहिए कि एजीएम टाइम पे हो। फिर अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं वो रीअपॉइंट हो तो रीअपॉइंटमेंट का स्टेप लेना चाहिए। एंड अगर शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि कोई नया अपॉइंट हो, मतलब उसके जगह कोई और ऑडिटर आए, तो उसके अपॉइंटमेंट की तैयारी करनी चाहिए। समझा क्या? कभी भी एजीएम नहीं होगा तो ये नहीं मानना है कि प्रीवियस ऑडिटर अपने पोजीशन से हट जाएगा, बल्कि ये मानना है कि प्रीवियस ऑडिटर विल कंटिन्यू टू बी इन ऑफिस अंटिल एजीएम इज हेल्ड। एक बार बताओ इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब समझे क्या आप सब? चलो, अभी फिफ्थ क्वेश्चन इज अगेन इजी क्वेश्चन, इजी। इसका आंसर मैं चाहती हूँ आप सब दें। यहाँ पे लिखा है मिस्टर पंकज वॉज अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ PKG लिमिटेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। यानी ये जो मिस्टर पंकज जी है ये कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए आए हैं, यानी हमारे टेम्पररी ऑडिटर के तौर पे आए हैं। दैट अरोज ड्यू टू डेथ ऑफ ऑडिटर ओरिजिनरी अपॉइंटेड इन AGM। Subsequently, Mr. Pankaj also resigned on health grounds during the tenure of appointment। मतलब सबसे पहला ऑडिटर जो था, सपोज अज्यूम कर लो F ऑडिटर था, वो F ऑडिटर, ठीक है, F ऑडिटर था, उनका डेथ हो गया। अभी उनका डेथ हो गया तो हम पंकज जी को लेके आए। पंकज जी का भी हेल्थ खराब हो गया तो हम नया ऑडिटर लाना चाहते हैं, यानी यहाँ पे कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई तो पंकज जी आए। एंड अब पंकज जी की वजह से फिर से एक बार दोबारा कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हो गई है। अभी ये सब नहीं मानना है कि मैम इस कंपनी में लगता है अपशगुन है, जो आता है उसका हेल्थ खराब हो जाता है, जो आता है उसका डेथ हो जाता है, ये सब नहीं लाना है आपको आंसर में। आप ये बताइए कि ये जो कैजुअल वैकेंसी क्रिएट हुई है ये कौन फिल करेगा? क्योंकि बोर्ड कहता है बोर्ड फिल्ड दिस वैकेंसी बाय अपॉइंटिंग यू थ्रू ड्यूली पास्ड बोर्ड रेजोल्यूशन। मतलब बोर्ड कहता है कि हमने तो भैया वैकेंसी भर दी BR पास करके, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके, एंड तुम्हें अपॉइंट कर दिया। तो क्या अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कैजुअल वैकेंसी क्रिएट होती है तो क्या सिर्फ BOD का वो कैजुअल वैकेंसी फिल कर देना ओके है क्या, कि कुछ और भी लगता है, या किसी और का भी अप्रूवल लगता है? बताइए, क्या BOD यहाँ सही है या वो कुछ मिस कर रहे हैं? क्या BOD यहाँ सही है या आपको लग रहा है वो कुछ मिस कर रहे हैं, कुछ एक प्रोविजन का कुछ मिस कर रहे हैं, या आपको लगता है नहीं BOD ने सही किया?
बताइए, अवेटिंग योर रिप्लाई। बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या बोर्ड ने सही किया या कुछ मिस कर रहे हैं वो? BOD within 30 days, शेयर होल्डर अप्रूवल विद इन 3 months। वेरी वेरी गुड तेजस, बहुत अच्छी बात है कि आपको ये प्रोविज़न बहुत अच्छे से याद हो गया है। यहाँ पे BOD ने अपना पार्ट तो कर दिया, 30 दिन में आपको तो ऑडिटर की तरह अपॉइंट कर दिया, पर उसके बाद उनको 90 डेज में शेयर होल्डर से अप्रूवल भी चाहिए था, रेटिफाई भी करवाना था आपका अपॉइंटमेंट, तो वो मिस कर रहे हैं। Considering the above provisions, appointment by board resolution to fill the casual vacancy caused by resignation is valid, but the appointment should be approved by company in a general meeting convened within 3 months of BOD recommendation. Discuss the provisions for reappointment of retiring auditor। 2 स्टार मतलब 2 बार आ चुका है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या क्या देखना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि हमारा ऑडिटर क्लीन है, यानी वो डिसक्वालिफाइड नहीं है, यानी उसने कुछ गलत काम नहीं किया है। फिर हमारा ऑडिटर विलिंग तो है ना, मतलब उसने कोई नोटिस तो नहीं दिया है ना अनविलिंगनेस का। एंड तीसरा क्या कि हमारा शेयर होल्डर भी हैप्पी तो है ना, मतलब वो दूसरा ऑडिटर तो नहीं लाना चाहता या ये ऑर्डर को भगाना तो नहीं चाहता है ना। Not disqualified, not unwilling, and a special resolution has not been passed at the meeting appointing some other auditor or expressly saying that he shall not be reappointed। ठीक है, अभी 7वां क्वेश्चन, ये आपके अपॉइंटमेंट सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन है। Discuss the provisions under section 139 subsection 7 relating to appointment of first auditor in a government company। हम तो ये कराए, ऊपर जहाँ हमें फर्स्ट ऑडिटर पूछा था नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, हम वहाँ गवर्नमेंट कंपनी भी आंसर कराए, तो ये क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर दिया है, फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर दिया है। हाउ कैन एन ऑडिटर ड्यूली अपॉइंटेड बाय अ कंपनी बी रिमूव्ड बिफोर एक्सपायरी ऑफ टर्म? ये क्वेश्चन हम वापस आके दोबारा करेंगे। कब करेंगे? जब हम रिमूवल का सेक्शन पढ़ लेंगे। तो ये क्वेश्चन एक बार स्टार मार्क करके रखो, ये क्वेश्चन बचा है, जब रिमूवल का सेक्शन पूरा हो जाएगा तो हम दोबारा आके ये क्वेश्चन करेंगे। अभी आ जाओ राइट्स पे आ जाओ। अभी क्वेश्चन 1 बोलता है ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। अरे यार बिल्कुल गलत है। जहाँ दाशी ने पूछा था कि क्या आप मुझे नहीं बुलाओगे क्या AGM में, तो जो हमारे फिलिप्स थे उन्होंने क्या बोला था कि मैडम ये आपका राइट प्लस आपका ड्यूटी है टू अटेंड AGM एंड रिसीव नोटिसेज इन दैट रिगार्ड। तो दाशी के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये उसकी ड्यूटी का पार्ट है। तो फिर ये जो स्टेटमेंट है ऑडिटर इज नॉट बाउंड टू अटेंड AGM, ये गलत है, बिकॉज ऑडिटर इज बाउंड, ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा है। The auditor shall receive notices of general meeting. The auditor shall, unless otherwise exempted by the company, attend either by himself or through his authorized representative, यानी कोई ऐसा जिसको उसने भेजा हो उसके बिहाफ पे अटेंड करने के लिए। Who shall be qualified to become an auditor, यानी ये प्रोविज़न कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आर्टिकल असिस्टेंट को भेज दिया या किसी CA फाउंडेशन स्टूडेंट को भेज दिया या किसी CA इंटरमीडिएट स्टूडेंट को भेज दिया, वो जो तुम्हारे बदले मीटिंग अटेंड करेगा वो भी CA प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए। दस द गिवन स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, डिस्कस द राइट्स ऑफ एन ऑडिटर अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट। 3 स्टार क्वेश्चन है, मतलब 3 बार आ चुका है। अभी सबसे पहले आप बताओगे कि क्या क्या राइट्स थे, एक बार शॉर्ट में बताओ क्या क्या राइट्स थे दाशी के पास, क्या क्या राइट्स होते हैं एक ऑडिटर के पास, क्या क्या राइट्स होते हैं एक ऑडिटर के पास। What are the rights that are given to the auditor? एक बार फटाफट बताओ। इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट्स या एक्सेस टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। और फिर सिर्फ कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स का राइट
होता है उसके पास क्या दूसरे और भी किसी चीज़ों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स या किसी प्लेस का बुक्स ऑफ अकाउंट वो चेक कर सकता है। नोटिस ऑफ एजीएम एंड अटेंड एजीएम, हाँ ठीक है, ये भी सही है। नोटिसेस एंड अटेंड एजीएम, फिर और क्या है? ब्रांच एंड अदर लोकेशन के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, हाँ ब्रांच के भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे उसका एक्सेस होता है। और फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ डाउट आएंगे तो वो पूछ सकता है क्या? ऑडिट रिपोर्ट पर साइन, हाँ ऑडिट रिपोर्ट पर भी साइन का हक उसी का होता है और किसी और का नहीं होता है। एंड वो ऑडिट रिपोर्ट एजीएम में पढ़ भी सकता है। और क्या राइट्स थे ऑडिटर के? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर रिगार्डिंग एफएस, बिल्कुल सही। एंड अब बस एक राइट बचता है, एक राइट बचता है कि अगर उस बेचारे के साथ कुछ दुर्घटना हो जाती है, कोई लीगल केस हो जाता है, तो उसका लीगल एक्सपेंसेस कौन इंडेमनीफाई करेगा? कंपनी इंडेमनीफाई करेगी। दैट इज ही हैज़ द राइट टू बी इंडेमनीफाइड। ये जो राइट है, राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमिटी, ये आप अभी नहीं पढ़ोगे, आप आगे पढ़ोगे। एंड अगर आप अपने एग्जाम में ये 5 राइट्स भी लिख के आते हो जो हमने क्लास में डिस्कस किए, दैट इज़ मोर देन इनफ, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी इन्होंने दूसरे सेक्शन से लिया है, ये राइट सेक्शन का पार्ट नहीं है। तो जितना हमने क्लास में पढ़ा है दैट इज़ इनफ, उतना लिख के आओगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ऑडिट रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी कैन बी साइंड बाय एनी पर्सन्स ऑफ द ऑडिट फर्म, बिल्कुल गलत। अगर ऐसा ही होता तो फिर वो दिनेश को अपने ऑडिट फर्म में इंक्लूड करा के उससे साइन करा देती। दाशी दिनेश को अपने ऑडिट फर्म में इंक्लूड करा देती, वो काम नहीं करता पर वो साइन कर देता। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। द ऑडिटर हु हैज़ कंडक्टेड द ऑडिट, द ऑडिटर हु हैज़ कंडक्टेड द ऑडिट, यानी जो ऑडिट का पार्टनर है, उस फर्म का मेन पार्टनर है जिसने सारा काम किया, ओनली ही और शी हैज़ द राइट टू साइन ऑन द ऑडिट रिपोर्ट। द पर्सन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी शैल साइन, उसके अलावा ऑडिट फर्म में और कोई नहीं साइन करेगा। ठीक है, गुड क्वेश्चन आ गया है, दिमाग को थोड़ा खोल के पढ़ना है। ठीक है, while conducting the audit of PKG Limited for the year ended 31st March, the auditor wanted to refer to minutes book. The board of directors refused to show the minutes book to the auditor. Explain the position of the auditor as per provisions of the act. तो क्या हुआ, हमारा जो ऑडिटर है वो PKJ लिमिटेड के पास गया एंड उसको कहता है अपने मिनट्स बुक मुझे दीजिए, मुझे उससे काम है, मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए वो पढ़ना ज़रूरी है। तो कंपनी वाले कहते हैं अरे जा रे, हम नहीं दे सकते। तो क्या कंपनी वाले सही हैं? नहीं, कंपनी वाले बिल्कुल गलत है। बिकॉज ऑडिटर के पास क्या राइट है? access to books of accounts, access to books of accounts and access to any books of accounts इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके पास। एंड क्योंकि मिनट्स बुक में इम्पॉर्टेंट डिसीजन बताए जाते हैं जो बोर्ड मीटिंग या एजीएम या ईजीएम में लिए गए हैं, जिसका इम्पैक्ट आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी देखने मिलता है, इसीलिए मिनट बुक इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट बुक इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड ऑडिटर का पूरा हक है उस पर। तो यहाँ पे कंपनी वाले गलत है। If the directors have refused to produce the minutes book, the auditor may consider extending the audit procedure and to qualify his report. मतलब
जब डायरेक्टर्स ने मना कर दिया है मिनट्स बुक के लिए, तो अब ऑडिटर को समझ जाना चाहिए कि मिनट्स बुक में कुछ गलत है एंड इसीलिए वो ऑडिटर को नहीं दिखा रहे हैं। एंड ऑडिटर अपना रिपोर्ट क्वालिफाई कर देगा, यानी अपने रिपोर्ट में लिख देगा कि जो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो शायद ट्रू एंड फेयर ना हो। प्लस ऑडिटर ये भी कह सकता है कि उसे जो राइट है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन इन रिलेशन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी नहीं मिला है। ठीक है, अभी 5th क्वेश्चन, द कंपनी ऑडिटर incurred liability for defending case against, although the auditor worked honestly while performing his audit work, whether such liability is to be borne by the auditor। यानी ऑडिटर और कंपनी में हो गया है WWE एंड ऑडिटर सही है एंड अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो क्या ऑडिटर के जो लीगल एक्सपेंसेस है वो खुद उठाएगा या कंपनी उठाएगी? इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे, बताइए मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। कौन लीगल एक्सपेंसेस बियर करेगा ऑडिटर की, ऑडिटर खुद या कंपनी उसका लीगल एक्सपेंसेस बियर करेगी? बताइए। ऑडिटर खुद या कंपनी उसका लीगल एक्सपेंसेस बेयर करेगी? कौन एक्सपेंसेस बेयर करेगा? कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। वेरी गुड तेजस, कंपनी को यहाँ पेमेंट करना पड़ेगा क्योंकि ऑडिटर के पास है राइट टू बी इंडेमनिफाइड एंड क्योंकि ऑडिटर सही है एंड अपने आप को डिफेंड कर रहा है, तो यहाँ पे कंपनी का लगेगा खर्चा एंड ऑडिटर बच जाएगा। सो द ऑडिटर who has worked honestly was defending himself against the company's suit has the right to be indemnified by the company. No liability is to be borne by the auditor. 6th question, in the AGM one of the shareholders wanted to inspect the auditor's report on accounts, but the company secretary denied as this was already forwarded to him along with notice for AGM. State the correct position based on the provisions of the Companies Act। यानी एक AGM में शेयर होल्डर चाहता था कि वो ऑडिट रिपोर्ट इंस्पेक्ट करे, पर कंपनी सेक्रेटरी उसे कहते हैं कि तुम्हें एजीएम के नोटिस के साथ ही ऑडिट रिपोर्ट भेजा जा चुका था, अब हम तुम्हें वापस ऑडिट रिपोर्ट देखने का मौका नहीं देंगे। बिल्कुल गलत है हमारे CSG, बिल्कुल गलत, क्योंकि जो हमारे शेयर होल्डर है उनके पास एनी टाइम एक्सेस रहता है ऑडिट रिपोर्ट का एंड वो जब मन चाहे देख सकते हैं। प्लस ऑडिटर का भी ड्यूटी बनता है कि हर एजीएम में जहाँ वो ऑडिट रिपोर्ट प्रेजेंट करे वो एक बार सबको वो सुन के वो सबको पढ़ के सुनाए भी, यानी जो भी ऑडिट रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है वो सब वो पढ़ के सुनाएंगे सारे शेयर होल्डर्स को, प्लस सारे शेयर होल्डर्स को उस बुक की एक कॉपी भी मिलेगी एंड उनके पास एनी टाइम एक्सेस रहता है। शैल बी रेड बिफोर द कंपनी in AGM and shall be kept open for inspection by any member of the company, hence हमारा जो CS है वो गलत है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, XYZ इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ ABC, तो XYZ है एंड उसके नीचे ABC है। अपॉइंटेड मिस्टर SK एज द ऑडिटर ऑफ XYZ लिमिटेड, तो इसके जो ऑडिटर है उनका नाम है मिस्टर SK। In the course of audit, Mr. SK wanted to visit the office of ABC Limited for verification of certain documents relating to holding company। तो ये मिस्टर SK क्या चाहते हैं, ये ABC का ऑफिस विजिट करना चाहते हैं ताकि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर पाए। CFO objected auditor's visit but supplied him with the financial statement of ABC Limited। तो जो हमारे XYZ के CFO है उन्होंने मना कर दिया हमारे ऑडिटर मिस्टर SK को जाने से एंड कह दिया कि ये लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ले लीजिए ABC का, इसके अलावा हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। Offer your views as to auditor's demand for the said visit। क्या ऑडिटर विजिट कर सकता है क्या ABC का ऑफिस? बिल्कुल विजिट कर सकता है क्योंकि ABC इज अ सब्सिडियरी टू XYZ। ABC इज अ सब्सिडियरी टू XYZ एंड ABC के पास पूरा हक
मिस्टर एसके के पास पूरा हक बनता है कि वो सब्सिडरी के भी बुक्स जाके देख सके, एंड ही हैज़ द राइट टू एक्सेस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ अ सब्सिडरी ऑल्सो। क्योंकि अगर आपने ध्यान दिया होगा कि जहाँ हमने एक्सेस टू बुक्स लिखा था, तो एक्सेस टू बुक्स ऑफ ब्रांच प्लस सब्सिडरी एसोसिएट होल्डिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब मिस्टर एस के XYZ का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करेंगे तो उन्हें सब्सिडरी के भी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपाइल करने पड़ेंगे, तो उन्हें इंश्योर करना पड़ेगा कि सब्सिडरी का फिनेंशियल स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। एंड अगर इसके लिए वो चाहते हैं कि वो सब्सिडरी का ऑफिस विजिट करे तो बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, CFO ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता है। Auditor of the company, which is a holding company, shall have the right of access to records of all the subsidiaries in so far as it relates to consolidation of financial statements with that of its subsidiaries. Hence, the CFO cannot object the auditor's visit to subsidiary company. यहाँ तक समझ आया क्या? एक बार बता दो, एक बार बता दो, समझ आया क्या? चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल अ बिग थैंक यू कि आपने इतना कोऑपरेट किया कि आज की क्लास में स्टार्टिंग में जो थोड़ा बफर हुआ उसके बाद भी हम लाइव क्लास कंडक्ट कर पाए। तो पहले तो सॉरी फ्रॉम माय साइड कि ये नेटवर्क एरर हुआ। कल से हम ट्राई करेंगे कि इसको एज मच एज़ पॉसिबल रिड्यूस करें कि आपका क्लास का टाइम ज़ाया ना हो, एंड आप सबका सपोर्ट कीप्स इट गोइंग। सो मेक श्योर दैट जैसे जैसे आप क्लासेस देख रहे हैं और कंटिन्यू करें और अच्छे से क्लासेस देखें। अगर घर पे टाइम मिल रहा है तो उसको रिवाइज भी करिए। वन मोर रिक्वेस्ट इज़ कि क्लास में थोड़ा एक्टिव बनिए। लाइव एट होम क्लासेस है, मैं हर बार बोलती हूँ थोड़ा एक्टिव बनेंगे तो क्लासेस में मज़ा आएगा आपको और मुझे दोनों। तो आज हमने किया अपॉइंटमेंट राइट्स एंड थोड़े से ड्यूटीज़। कल हम ड्यूटीज़ कंप्लीट करेंगे एंड इस चैप्टर के साथ आगे बढ़ेंगे। कल की भी क्लास यूट्यूब पे लाइव होगी, तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स यूट्यूब पे अभी क्लासेस देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बिकॉज ये जो लाइव सेशंस है ये अपलोड हो जाती है शाम को। तो इफ़ नॉट एनीथिंग एटलीस्ट वो फर्स्ट सब चैप्टर तो पूरा समझ पाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीक से हमारी क्लासेस है वो हमारे ऐप में शिफ्ट हो जाएंगी। आपके पास अभी सीरियल की ये सब आ गया होगा आज शायद, अगर नहीं आया तो आप हमें मेल कर सकते हैं d2h.naveenclasses@gmail.com पे। अगर और कोई भी क्वेरी है अकेडमिक रिलेटेड है तो टेलीग्राम ग्रुप में लिख दीजिए, और रिलेटेड कुछ और रिलेटेड क्वेरीज है तो हमें मेल या कॉल या व्हाट्सएप आप ड्रॉप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर टुडेज क्लास। सी यू ऑल टुमारो। जस्ट ए रिक्वेस्ट, कल थोड़ा और एक्टिव होके आना, थोड़ा और इंटरेक्ट करेंगे क्लास में, एंड आई विल ट्राई कि हम क्लासेस एज मच एज पॉसिबल जल्दी स्टार्ट कर पाए एंड जो एरर्स है, जो टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ है उसको रिड्यूस कर पाए। तेजस कह रहा है मैम मैंने आपके पढ़ने के साथ साथ ही नोटबुक में शॉर्ट नोट बना लिए, इसलिए आंसर फटाफट आ रहे थे। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू टू यू तेजस, थैंक यू फॉर बीइंग सो मच इंटरैक्टिव इन द क्लास। आई एक्सपेक्ट ऑल अदर स्टूडेंट्स टू बी दिस इंटरैक्टिव रहोगे तो कुछ चीज़ें सीखोगे, गलतियाँ समझ जाएंगी एंड बेटर याद रहेगा। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन। आई एम एंडिंग द स्ट्रीम। शाम को ये सेशन यूट्यूब पे लाइव हो जाएगा, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, एंड जिन बच्चों ने आज की क्लास अभी मिस कर दी है वो भी आज शाम को ज़रूर देखिए। थैंक यू।